नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम जिस पाठ को यहाँ पर लेने वाले हैं वो है 8वां पाठ कक्षा 7वीं का भाषा भारती हिंदी की पुस्तक का पाठ 8, जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के प्रसंग या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रसंग। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ना केवल महामहिम राष्ट्रपति, बल्कि एक महान व्यक्तित्व, एक विराट व्यक्तित्व, जिसके सामने यदि हम सभी गुणों को भी जोड़ लें तो वो भी बौने पड़ जाएं। उनकी परिभाषा बताने के लिए गुण कम पड़ जाएं। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व था। बहुत महान पुरुष थे। न केवल महान पुरुष बल्कि उनको ऋषि बोला जाए तो भी कम होगा। तो ऋषि की उपाधि से हम उनको विभूषित करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के दक्षिण में रामेश्वरम जिले का नाम आज विख्यात है। इसी पुण्य भूमि पर भारत के 11वें राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। हम इस चैप्टर को जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छा है और हमारे लिए प्रेरक है। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम जल्दी से जल्दी इस पूरे चैप्टर को ही रीड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि हमें इस वीडियो में करना है या फिर अगले वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इसका हम शॉर्ट में करें तो APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। 15 अक्टूबर 1931 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अब्दुल कलाम का स्वभाव बचपन से ही अन्वेषक तथा शांतचित्त प्रवृत्ति का रहा है। उनका पूरा बचपन संघर्षों की कहानी है। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास उनकी सफलता के सोपान हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 में हुआ। उनके जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक हैं। देखिए, उनके बाल्यकाल और संघर्ष को हम देखें। सबसे पहले तो अब्दुल कलाम बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी सामाजिक समरसता की चेतना रामेश्वरम के सामाजिक परिवेश में पल्लवित हुई। जहाँ पर रामेश्वरम का जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, आध्यात्मिक परिवेश है, वहाँ पर रहकर उनका विकास हुआ और उनके अंदर संस्कारों का गठन हुआ, संस्कारों का बीज रोपण हुआ। वे अपने परिवेश से भी कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें ढूंढ निकालते थे। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में अपने गुरु की डांट फटकार को बुरा नहीं माना, बल्कि उसे मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया और सबसे अधिक अंक अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया। ये भी सीखने वाली बात है। रामनाथपुरम में श्वार्ट्ज हाई स्कूल की दीवार पर एक पट्टिका थी जिस पर अंकित था, अपना समय व्यर्थ न जाने दें। देखिए, हमें ये समझना है कि अपने गुरु की डांट फटकार का बुरा नहीं मानना और जीवन के एक एक क्षण को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना, क्योंकि जो गया वो मिनट कभी वापस नहीं आएगा। जो समय व्यतीत हो गया उसे स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। इस वाक्य के अर्थ को उन्होंने पूरी तरह अपने जीवन में उतारा और आगे चलकर विश्वविख्यात वैज्ञानिक बने। उनकी पढ़ाई में कई बार आर्थिक संकट आए, लेकिन उनकी लगन और योग्यता को देखकर परिजनों ने कठिन परिश्रम कर पढ़ाई को जारी रखा। सन 1950 में BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई में फिर रुकावट आई। तब उन्होंने स्वयं कुछ करने की ठानी। यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी अत्यंत कमज़ोर थी, घर की माली हालत बहुत ख़राब थी। इसीलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, वे ट्यूशन पढ़ाने लगे। मद्रास चेन्नई से छपने वाले एक समाचार पत्र हिंदू के लिए लेख भी लिखे उन्होंने। इससे उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी प्राप्त हो जाता था, यानी कुछ पैसे भी मिल जाते थे, जिससे उन्होंने अपनी पढ़ाई को निरंतर रखा। आज देखिए, हमें जो है हमारे माता पिता इतने सक्षम है कि वो हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन अब्दुल कलाम जी के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि उनको पढ़ाई में कितना ज़्यादा मन था, कितना ज़्यादा दिल था उनका पढ़ने में, कि वो खुद से परिश्रम करते, मेहनत करते, फिर कमाते और फिर पढ़ने जाते। आज इतना सब होने के बाद भी हमारा मन जो है पढ़ाई में नहीं लग पाता है, तो हमें उनके जीवन से ज़रूर प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे उन्हें कुछ पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा। वे कभी असफलताओं से नहीं हारे। कभी भी उन्होंने किसी भी फेलियर से हार नहीं मानी, बल्कि उस असफलता से उन्होंने सीख ली और वे निरंतर आगे बढ़ते रहे। सतत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कॉन्फिडेंस से उन्हें अंत में सफलता ही मिली। उन्होंने 250 रुपये यानी 250 रुपये प्रति माह के वेतन पर वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक के रूप में पहली नौकरी प्राप्त की। उस समय 250 रुपये भी काफ़ी होते थे हालांकि। तो मिसाइल मैन की आधारशिला यदि हम देखें तो कैसे पड़ी, तो अब्दुल कलाम अपनी माँ से रामायण की कहानियाँ और हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कथाएं सुनते थे। विद्यार्थी जीवन में वे रामलीला देखने भी जाया करते थे।
उनकी अन्वेषक दृष्टि हर स्थान पर कुछ ना कुछ खोजती रहती थी। अन्वेषक यानी खोजी दृष्टि। उनकी नज़रें जो थीं बड़ी खोजी थी, वो हर जगह से कुछ ना कुछ खोज लेते थे, ढूंढ लेते थे, सीख लेते थे। ये उनके अंदर आदत थी, यही आदत हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो क्या होता कि एक बार की बात है, रामलीला चल रही थी। दृश्य था राम रावण युद्ध, जिसमें राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखाकर उसका अंत कर देते हैं। अग्निबाण की इसी अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। देखिए कि उन्होंने कहीं भी धार्मिक भेदभाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया। रामायण देखने जाते थे, रामलीला में उन्होंने राम रावण के बीच के युद्ध को ही अपने कैरियर का जो है, अपने मिशन का जो है, उन्होंने सूत्रपात वहीं से कर दिया, वहीं से सीख ले ली। ठीक है। और देखिए, अब्दुल कलाम समाचार पत्र तो पढ़ते ही थे। पुराने समाचार पत्र भी कभी सामने आ जाते तो इनमें प्रकाशित लेख भी बड़े ध्यान से पढ़ते। इसी प्रकार एक एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में छपा था। लेख का नाम था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी अर्थ हुआ मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्र बाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन एक दूसरे के पूरक हो गए, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आज मिसाइल मैन के नाम से किसी को जाना जाता है तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि मिसाइल शब्द उन्हीं का पूरक बन गया, उन्हीं का जो है एक पहचान बन गया। मिसाइल का ही उन्होंने जो है प्रक्षेपण किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्व के 10 मिसाइल वैज्ञानिकों में से एक हैं। अब देखिए, सामाजिक समरसता से सराबोर परिवार, जिसके अंदर समाज के प्रति कितना ज़्यादा श्रद्धा, कितना ज़्यादा सेवा भाव था, कितना ज़्यादा एकता का भाव था, ये हम देख सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा है। उनका मुस्लिम परिवार हिंदू मान्यताओं के प्रति श्रद्धालु रहा है। रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था, श्रद्धा उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। यानी मुस्लिम होते हुए भी उनका मन शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा रखता था। एक बार की घटना है कि मंदिर के पास गहरे जलाशय में एक शिव मूर्ति गिर गई, शिव जी की मूर्ति गिर गई। तब प्रश्न उठा, गहरे जलाशय से शिव जी की मूर्ति को कौन निकाले, कैसे निकलेगी? इतनी गहराई से मूर्ति को बाहर कौन निकालेगा? अपनी जान पर कौन खेलेगा? और ऊहापोह की स्थिति में किसी का साहस, किसी की हिम्मत जलाशय में घुसने की नहीं हुई। तभी एक व्यक्ति ने झटपट जलाशय में डुबकी लगाई और थोड़ी ही देर में जल के ऊपर आ गया। उसके दोनों हाथों में शिवजी की मूर्ति थी। वह व्यक्ति थे अब्दुल कलाम के परिवार के एक सदस्य। ये देखिए उनकी श्रद्धा और उनका जो है समर्पण। उनके मन में कहीं भी लड़ाई झगड़ा या भेदभाव की भावनाएं नहीं थी। रामेश्वरम में प्रतिवर्ष आयोजित श्री सीताराम विवाह समारोह में इनके परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। जब सीताराम विवाह का समारोह आयोजित होता तो इनके परिवार का बहुत बड़ा रोल होता था रामेश्वरम में। विवाह स्थल तक श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नावों की, यानी नौकाओं की व्यवस्था की जाती थी। जो जल में नाव चलती है ना, तो यह शुभ कार्य अब्दुल कलाम का परिवार ही करता था। विवाह स्थल राम तीर्थ इनके घर के ही समीप ही है। तो देखिए, ये जो मल्लाह का जो काम करते थे, ये रामेश्वरम तक यात्रियों को ले जाने वाले अब्दुल कलाम थे, इनका परिवार था। देखिए, स्वदेश का मान। अब पढ़ाई समाप्त होने के बाद अब्दुल कलाम ने वैमानिकी यांत्रिकी की शिक्षा प्राप्त की थी, विमान शास्त्र की। ठीक है। इस शिक्षा के अंतर्गत रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल इत्यादि आते हैं। उन दिनों भारत में इस पढ़ाई का विशेष महत्व नहीं था। ऐसे विद्यार्थियों की मांग उस समय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रही थी। अब देखिए, किसी के पास भी पैकेज आता है, ऑफर आता है विदेशों से, वो जाता है। और यहाँ पे उस समय मांग नहीं थी इस जॉब की, विदेशों में मांग थी। लेकिन देखिए, अब्दुल कलाम का देश के प्रति समर्पण कितना ज़्यादा था कि उन्होंने उसको भी स्वीकार नहीं किया। आज के समय में अगर किसी को मिले तो वो छोड़ेगा, लेकिन उस समय जब इतना बेकार समय था, तब भी उन्होंने देखिए देश के लिए काम किया, ना कि किसी दूसरे देश के लिए, अपने भारत के लिए काम किया। तो देखिए, लिखा है कि इन देशों में अच्छा वेतन और भरपूर मान सम्मान भी मिलता था। तब अब्दुल कलाम के लिए दो रास्ते थे। पहला रास्ता था आदर्शों पर चलकर स्वदेश सेवा की जाए, यानी अपनी भारत माता की सेवा की जाए। और दूसरा रास्ता था धन कमाने के लिए विदेश जाया जाए। जबकि गरीब थे, उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता अगर वो विदेश चले जाते। उनको एक लक्ष्य मिल जाता, कैरियर मिल जाता, और उनका कितना नाम होता, पूरे दुनिया में नाम कमाते। लेकिन उन्होंने क्या चुना? देखिए,
सही रास्ते के चयन की समस्या को हल करने के विषय में स्वयं कलाम ने अपनी आत्मकथा माई जर्नी में लिखा है। काफ़ी कसमसाहट से भरे थे जीवन के वे दिन। एक ओर विदेशों में शानदार भविष्य था, दूसरी ओर देश सेवा का आदर्श। इन दोनों में से एक का मेरे लिए चुनाव करना कठिन था। अंततः मैंने यह तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, भविष्य संवारने के मोह में देश सेवा का अवसर हाथों से नहीं जाने दूंगा, यानी अपनी भारत माता की सेवा ही करूंगा। ये देखिए, ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसे विराट व्यक्तित्व को हमें शत शत नमन करना चाहिए और हमारे दिल में उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के हों। लेकिन अब्दुल कलाम हमारी भारत माँ के वीर सपूत या महान सपूत थे, ठीक है, जिन्होंने देश का नाम रोशन करने के लिए पैसों का मोह तक त्याग दिया, जॉब का मोह, मान सम्मान का मोह सब त्याग दिया। लेकिन वो विदेश जाके उन्होंने अपने उस टैलेंट का प्रयोग नहीं किया, बल्कि भारत का नाम रोशन करने के लिए, भारत का सिर गर्व से ऊंचा करने के लिए और भारत को तरक्की दिलाने के लिए उन्होंने उस टैलेंट का प्रयोग किया। तो देखिए, ऐसे तब अब्दुल कलाम ने इस प्रकार से भविष्य संवारने के मोह में देश सेवा का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। अब देखिए, सहृदयी अब्दुल कलाम। बहुत कम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक अब्दुल कलाम कितने सरल हैं। वे कविताएं रचते हैं, कविताएं लिखते थे, पोइट थे, और यथा अवसर अपने सहभागियों को सुनाते भी हैं। अग्नि के सफल प्रक्षेपण के बाद एपीजे अब्दुल कलाम के स्वर मुखरित होकर कविता बन गए। उन्होंने एक कविता लिखी, मत तलाश करो अग्नि में, शत्रु को भयाक्रांत करता शक्ति का प्राची कोई, यह तो है एक अग्नि हृदय में धधकती, हर भारतवासी के सभ्यता उद्गामिनी सी, भारत की गरिमा की संबंध आभा से कांतिमान, एक लघु प्रतिमा है यह। इस प्रकार उन्होंने कई प्रसंगों से उद्दीप्त होकर कविताएं रची, जो उनकी रचना धर्मिता का प्रतीक है, उनकी क्रिएटिविटी, रचना धर्मिता यानी क्रिएटिविटी का प्रतीक है। वे अपने वैज्ञानिक जीवन में कल्पनाओं और योजनाओं पर 18 घंटे काम करते थे। प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी। फुर्सत के क्षणों में वे रुद्र वीणा बजाते थे, कभी वे शास्त्रीय संगीत के सुरों में डूब जाते थे। मतलब शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक में उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। देखिए, अगला पॉइंट है बच्चों के मित्र, यानी उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चों के साथ बात करने में आनंद आता है। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। उनसे मित्र की तरह बात करने से वे सीखते हैं। वे जहाँ जहाँ भी जाते हैं, विद्यालय के बच्चों के बीच जाकर उनसे बातें अवश्य करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक हैं। उनके विद्यार्थी जीवन में सफलताओं के लिए कई शिक्षकों का योगदान रहा। उनके आदर्श शिक्षक अय्यादुरै सोलोमन के 3 प्रमुख बिंदुओं, इच्छा, आस्था और आशा को अब्दुल कलाम ने पूरी निष्ठा से अपनाया। तो ये अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व था, हम उनको शत शत नमन करते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के अन्य प्रेरक विचार क्या हैं? पहला, विज्ञान वैदिक साहित्य की तरह है, सरस और संवेदनशील। दूसरा, मुझे भारतीय होने का गर्व है, यह एक महान देश है। तीसरा, हमारे युवकों को सपने देखने ही चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए और विचारों को क्रिया के जरिए वास्तविकता में बदलना चाहिए। चौथा, वह काम करो जिसमें तुम्हारी आस्था है, यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। दूसरे क्या सोचते हैं वह मत करो, वह करो जो तुम चाहते हो। पांचवा, जो लोग अपने व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता का मूल गुण होना अत्यंत आवश्यक है। ये इस प्रकार से ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम ऐसे महान विराट व्यक्तित्व को उनकी जन्म तिथि पर जो है शत शत नमन करते हैं। जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं अपलोड होने की तिथि को, तो हम उनको याद कर सकते हैं आज के दिन, क्योंकि आज ही जो है उनका जन्म हुआ था। तो ऐसे महान विराट व्यक्तित्व को शत शत नमन है और आप जब भी इस वीडियो को देखें तो उनको हृदय से याद करें। चलिए, अब हम